brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लंदन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। आगे चलने से पहले शो की झलकियां। इजराइल में अल जजीरा बैन क्यों हुआ, अमेरिका में चल रहे प्रो फिलिस्तीन प्रोटेस्ट कहां पहुंचे और खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में गिरफ्तार हुए 3 भारतीय कौन हैं। सबसे पहले बात अल जजीरा की। अल जजीरा एक आतंकी चैनल है, वो हमास का माउथपीस बन चुका है। उसे पूरे देश में बैन करने का समय आ गया है। 1 अप्रैल 2024 को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ये ट्वीट किया था। उन्होंने अल जजीरा पर 7 अक्टूबर के हमले में शामिल होने के आरोप भी लगाए थे। उसी दिन इजराइल ने चैनल को बैन करने के लिए सिक्योरिटी लॉ भी पास किया था। लॉ 1 अप्रैल को ही पास हो गया, लेकिन उसके परिणाम 5 मई को दिखाई दिए। जब इजराइल में लोगों ने अपनी टीवी में अल जजीरा चैनल लगाया तो उन्हें ये नज़ारा दिखा। हिब्रू भाषा में लिखी 2 लाइन जिनका हिंदी में तर्जुमा था, सरकार के फैसले के मुताबिक इजराइल में अल जजीरा चैनल के प्रसारण को निलंबित कर दिया गया है। इजरायली सरकार चैनल बैन तक नहीं रुकी, उसने जेरूसलम स्थित अल जजीरा के दफ्तर में रेड भी मारी। वहां से कई लैपटॉप, कैमरा, माइक और दूसरे डिवाइसेस जब्त किए गए। उसके बाद मजम्मातों का दौर शुरू हुआ। कई मानवाधिकार संगठनों ने इसकी निंदा की, कहा यह स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है। इजराइल गाजा में चल रही अपनी कार्रवाई को छिपाना चाहता है, इसलिए ऐसा कर रहा है। पर इजरायली सरकार ने चैनल बैन क्यों किया, उसका क्या कहना है? 2 बयान सुनिए। पहला, इजरायली पीएम नेतन्याहू का। לאחר דיון בקבינט המדיני-ביטחוני ובהמשך להנחייתי, הממשלה תדון היום בסגירת שידורי אל ג'זירה בישראל. כתבי אל ג'זירה פגעו בביטחון ישראל והסיתו נגד חיילי צה"ל. הגיע הזמן לסלק את השופר של חמאס מהמדינה שלנו. दूसरा बयान है इजराइल के कम्युनिकेशन मिनिस्टर शोल्मू करही का। הממשלה אישרה עכשיו פה אחד את סגירת שופר ההסתה של החמאס בישראל, הערוץ של ג'זירה. הצווים נחתמו הרגע, אנחנו מוציאים אותם לפועל. שופר של החמאס, מי שמסית נגד מדינת ישראל, מי שפוגע בביטחון ישראל ובחיילי ולוחמי צה"ל, לא ישדר כאן יותר מישראל וציודו יוחרם. इजराइल का आरोप है कि अल जजीरा दुश्मन की मदद कर रहा है, हमास का प्रोपेगेंडा फैला रहा है, संवेदनशील जानकारियां दुश्मनों तक पहुंचा रहा है। उसकी कवरेज के चलते इजरायली सैनिकों की जान खतरे में पड़ी है। हालांकि इन आरोपों पर इजराइल ने कोई सबूत पेश नहीं किए, बस बयानबाजी चलती रही। नवंबर 2023 में कई लेबनानी चैनलों को भी बंद किया गया। उस समय अल जजीरा को छूट मिली क्योंकि उसी वक्त कतर में संघर्ष विराम समझौते पर चल रही बातचीत अंतिम चरण में थी। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि अल जजीरा को सरकार से फंडिंग मिलती है, उसका हेडक्वार्टर भी वहीं मौजूद है। नेतन्याहू को अंदेशा था कि अगर चैनल अभी बैन किया गया तो हमास के साथ चल रही डील पर असर पड़ सकता है। 3 महीने बाद इजराइल की सरकार संसद में नया सिक्योरिटी बिल लेकर आई। 1 अप्रैल 2024 को एक कानून में तब्दील हो गया। इस कानून से इजराइल की सरकार किसी भी विदेशी चैनल पर बैन लगाने का अधिकार रखती है। इस कानून से इजराइल की सरकार को किसी भी विदेशी मीडिया चैनल पर बैन लगाने का अधिकार मिल गया। फिर 5 मई 2024 को इजराइल की सरकार ने अल जजीरा चैनल को बंद करने का फैसला लिया। नेतन्याहू ने कहा कैबिनेट ने गाजा में चल रही जंग के खत्म होने तक चैनल बंद रखने का फैसला लिया है। इस पर अल जजीरा ने क्या कहा? उसने इस फैसले की निंदा की। 5 मई को एक स्टेटमेंट भी जारी किया गया जिसमें कहा गया इजराइल के सभी आरोप बेबुनियाद हैं, हम पर बैन लगाना एक क्रिमिनल एक्ट है, हम इसकी निंदा करते हैं। ये लोगों तक सूचना पहुंचाने के अधिकार का हनन है। इजराइल हमें कितना भी डरा धमका ले, हम अपना काम करते रहेंगे, हम इस पर लीगल स्टेप्स लेंगे। इजराइल के इस फैसले की घर के अंदर भी आलोचना हो रही है। इजराइल की नेशनल यूनिटी पार्टी जो नेतन्याहू सरकार के साथ गठबंधन में है, उसने कहा इससे इजरायली बंधकों को मुक्त करने में मुश्किल आ सकती है। कई मीडिया संगठनों ने भी इस फैसले की निंदा की है। फॉरेन प्रेस एसोसिएशन ने कहा इजराइल भी तानाशाही सरकार के क्लब में शामिल हो गया है, ये मीडिया और लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने भी इस बैन की निंदा की। एसोसिएशन फॉर सिविल राइट्स इन इजराइल नाम के संगठन ने कहा कि हम इस फैसले के खिलाफ इजराइल के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये तो हो गई हालिया बात, लेकिन इजराइल की अल जजीरा से पुरानी दुश्मनी है, दोनों के बीच कई विवाद हो चुके हैं। 3 उदाहरणों से समझिए। पहला उदाहरण साल 2008 का। इस साल गाजा में इजराइल ने कई ऑपरेशंस किए, इसकी अल जजीरा ने कवरेज की। इजराइल के विदेश मंत्री ने आरोप लगाया कि अल जजीरा फिलिस्तीनियों की पीड़ा ज़्यादा बताता है। जब तक इजराइल पर बात आती है तो उसका रुख सख्त हो जाता है। इन आरोपों को अल जजीरा ने खारिज कर दिया। दूसरा उदाहरण मई 2021 का है। उस साल इजराइल और हमास के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। 15 मई को इजराइल ने अल जल्ला बिल्डिंग पर बम बरसाए जिसमें पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर गई। इस बिल्डिंग में अल जजीरा, एसोसिएटेड प्रेस और दूसरे न्यूज़ आउटलेट्स के दफ्तर थे।
इजराइल का आरोप कि हमास उस बिल्डिंग का इस्तेमाल अपनी एक्टिविटीज़ के लिए कर रहा है। हालांकि इजराइल ने इस पर कोई सबूत पेश नहीं किए। अल जजीरा ने अपने दफ्तर के नष्ट होने पर निंदा की। तीसरा उदाहरण मई 2022 का है। 11 मई को अल जजीरा की पत्रकार शरीन अबू अक्लेह की इजरायली गोलाबारी में मौत हो गई। इजराइल पर उनकी हत्या के आरोप लगे। इजराइल ने आरोप नकारे। शरीन ने 26 बरस तक पत्रकारिता की। उनका जन्म जेरूसलम में हुआ था। बाद में उन्होंने अमेरिका की नागरिकता ली। इस वजह से मामले एक अमेरिकी नागरिक की हत्या में भी तब्दील हो गया और यही कारण था इसकी दूसरे देशों ने खूब निंदा की। हालांकि आज तक उनके कातिलों को सजा नहीं मिल पाई है। इसके अलावा कई मौकों पर इजराइल अल जजीरा को फिलिस्तीनी समर्थक बता चुका है, लेकिन अक्टूबर 2023 की जंग के बाद उसका रवैया सख्त हो गया। नेतन्याहू ने खुलेआम उसे हमास का समर्थक बता दिया। अल जजीरा बनने की कहानी और उससे जुड़े विवाद आप जानना चाहते हैं तो दुनियादारी का एपिसोड देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जानकार कहते हैं अल जजीरा की रिपोर्टिंग से गाजा में उसके एक्शन बिना फिल्टर सबको दिख रही थी। इसी वजह से ये बैन लगाया गया है। लेकिन गाजा में सिर्फ अल जजीरा का ये हाल नहीं है। 7 अक्टूबर के बाद से अब तक गाजा में 100 से ज़्यादा पत्रकार मारे जा चुके हैं। इनमें से ज़्यादातर फ़िलिस्तीनी हैं। 15 दिसंबर 2023 को अल जजीरा के कैमरामैन समीर अबू दाका पर इजरायली ड्रोन हमला हुआ। वो उस समय दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में फरहाना स्कूल में रिपोर्टिंग कर रहे थे। 4 घंटे लगातार खून बहने से उनकी मौत हो गई। 7 जनवरी को अल जजीरा के गाजा के ब्यूरो चीफ वायल अल दहदोह के बेटे हमजा दहदोह और उनके साथी मुस्तफ़ा इजरायली बमबारी में मारे गए। दोनों पेशे से पत्रकार थे और गाजा से अल जजीरा के लिए रिपोर्ट कर रहे थे। अल जजीरा पर बैन लगाने से गाजा में चल रही जंग पर क्या असर पड़ सकता है? युद्ध विराम में देरी हो सकती है? कैसे? अल जजीरा कतर से चलता है। फंडिंग कतर सरकार से मिलती है। कतर में हमास का पॉलिटिकल ऑफिस भी है। इसके अलावा कतर इजराइल हमास के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। उसी की मध्यस्थता के बाद हमास ने 100 से ज़्यादा इजरायली बंधक छोड़े थे। हालांकि 130 से अधिक बंधक अभी भी हमास के कब्जे में हैं। अगर अल जजीरा पर बैन से कतर नाराज़ हुआ तो बातचीत की राह मुश्किल हो सकती। ऐसे में बंधकों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इस बैन का क्या असर होगा? जानकार कहते हैं इसका बहुत कम असर होगा, क्योंकि ये परमानेंट बैन नहीं है। पीएम नेतन्याहू ने कहा ये बैन गाजा में चल रही जंग तक रहेगा। इजराइल में उसका सिर्फ टीवी चैनल बैन हुआ है। वेबसाइट और सोशल मीडिया भी काम कर रहे हैं। अब चलते हैं एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ। हमने अल जजीरा के लिए काम कर चुके वरिष्ठ पत्रकार रुबेन बनर्जी से संपर्क किया। उनसे पूछा, नेतन्याहू अल जजीरा को आतंकी चैनल बोल चुके हैं, वो उसे हमास का माउथ पीस बुलाते हैं। 7 अक्टूबर को हुए हमले में अल जजीरा की संलिप्तता की बात भी कहते हैं। नेतन्याहू के इन आरोपों में कितना दम है? ये रूटीन मामला है। जिस तक ये अल जजीरा का ये पहले भी हो चुका है और वो रीजन में डेमोक्रेसी नहीं है। 1-2 कंट्री छोड़ के इजराइल ऑफ कोर्स इज एन एक्सेप्शन, बट वो एंटायर रीजन में प्रेस फ्रीडम बोल के कोई चीज़ ही है नहीं। तो अल जजीरा कभी ना रेगुलरली बैन होता रहता है, कभी इजिप्ट, कभी जॉर्डन, कभी सऊदी। तो उधर में ये नेतन्याहू को पसंद नहीं आया अल जजीरा का कवरेज। अल जजीरा का काम करता रहता है और तो इधर में कोई सरप्राइज नहीं है। ये पहले 1-2 महीने पहले अल जजीरा जेरूसलम ब्यूरो को इजराइल ने बंद कर दिया था। तो अभी जो हुआ है तो ये मेरे लिए एक रूटीन मामला है। अल जजीरा के साथ ये 20 साल से हो रहा है और फ्यूचर में भी होगा। बैन होते रहेगा अल जजीरा। अल जजीरा को कतर की सरकार से फंडिंग मिलती है। कतर हमास और इजराइल के बीच मध्यस्थता भी करवा रहा है। इस बैन की वजह से क्या युद्ध विराम पर असर पड़ सकता है? मेरे को लगता नहीं कोई असर पड़ेगा, क्यों ना ये जो बैन अल जजीरा के अगेंस्ट में मैं बता रहा था आपको, ये वो होता ही रहता है। तो उधर में वही रीजन में फ्रीडम ऑफ प्रेस है ही नहीं। पीपल आर एक्सट्रीमली फिनिकी अबाउट एनी फॉर्म ऑफ क्रिटिसिज्म। तो बट ये जो भी मीडिएशन चल रहा है एंड कतर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और अल जजीरा कतर के लिए एक बहुत बड़ा फॉरेन टूल है, फॉरेन रिलेशंस का टूल है। तो वो यूज करता रहता है कतर, अल जजीरा का जो फौज है अरब स्टेट्स में। तो बट ये साइमल्टेनियस बातचीत चलता रहेगा। दिस एट द मोस्ट एक बम्प है, बट देन इट्स नॉट एन ऑब्स्टिकल। तो पहले भी ऐसा हुआ है और मैं जैसे बता रहा था आपको, फ्यूचर भी ऐसे ही हो। अल जजीरा को ये कंट्री वो कंट्री बैन करते रहेंगे।
और अल जजीरा का काम करता रहेगा। क्या ये बैन इजराइल के कतर के साथ रिश्ते बिगाड़ सकता है? नहीं, ये इजराइल और कतर के साथ एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है अभी, और आप देखेंगे तो अल जजीरा के ऊपर इजराइल पहले भी अटैक किया है, उसका गाजा ऑफिस में बॉम्ब किया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। अल जजीरा का एक फेमस जर्नलिस्ट वेस्ट बैंक में था, शरीन बोल के, शी वाज किल्ड बाय इजरायली सोल्जर्स। पहले भी और भी इजरायली अल जजीरा रिपोर्टर जर्नलिस्ट को इजरायली सोल्जर्स आर शॉट एट एंड किल्ड। These are professional hazards, to be absolutely condemnable, deplorable. Yes, इसमें टेंशन पैदा होता है, बट मेरे को ये लगता नहीं जो भी रिलेशनशिप है वो पूरा टोटली डिरेल्ड हो जाएगा, बिकॉज बोथ कंट्रीज फाइनली एक लार्जर पिक्चर लेंगे, व्यू ऑफ द लार्जर पिक्चर, और जो करना है करेंगे। तो थोड़ा बहुत टेंशन तो क्रिएट होगा, ये बैन के बाद थोड़ा बैड ब्लड डेफिनेटली क्रिएट होगा, टेंशन बढ़ेंगे दोनों का जो रिलेशनशिप है। सो ऑब्वियसली, बट वो रीजन में तो टेंशन अभी पीक में है, तो और थोड़ा बढ़ेगा। बट आई डोंट थिंक दैट अल जजीरा का बैन के लेके पूरा जो भी चल रहा है, बातचीत चल रहा है, पूरा डिरेल्ड हो जाएगा। पहले तो हुआ नहीं था, जब गाजा में अल जजीरा ऑफिस को इजरायली एयरप्लेन आके बॉम्ब किया, जब शरीन को शी वाज किल्ड, पहले तो डिरेल नहीं हुआ है, टेंशन हुआ है, थोड़ा बहुत टेंशन क्रिएट हुआ है। बट ये नया, और मैं जो बोलना चाहता हूँ ये बिल्कुल नया नहीं है, पहले भी हुआ है एवं फ्यूचर में भी होगा। नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। वहाँ की जनता उनसे बंधकों को जल्द से जल्द छुड़ाने की मांग कर रही है। कई जानकारों का कहना है कि ये बैन मुद्दा भटकाने के लिए लगाया गया है। नेतन्याहू बस पॉलिटिकल मैसेजिंग करना चाहते हैं। वो अल जजीरा को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हैं। इस बात में कितना दम है? दम है थोड़ा। नेतन्याहू अपने आपको एक स्ट्रॉन्ग लीडर समझता है, और उसका ऑप्टिक्स जो है अभी फार राइट कंजर्वेटिव कॉन्स्टिट्यूंसी को मैसेजिंग कर रहा है दैट ही इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। इजराइल के अगेंस्ट में जो भी है वो उसके ऊपर वो स्टैंड ले रहा है, तो ये तो ऑप्टिक्स मैसेजिंग है ही है। और ये जो इजराइल में प्रोटेस्ट चल रहा है बिल्कुल सही, और अल जजीरा इसको कवर कर रहे थे वेरी एक्सटेंसिवली, तो ये भी रीजन है दैट and Al Jazeera's reporting is very aggressive, particularly Arabic channels में बहुत aggressively ये लोग कवर करते हैं। तो like any ruler, Netanyahu does not like any adverse coverage, so वो भी है। So he has cracked down on Al Jazeera, पहले भी क्रैक डाउन किया है, अभी भी किया है, कर रहे हैं, बाद में भी करेंगे। इस चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अब चलते हैं अमेरिका, जहां फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अमेरिका की कई यूनिवर्सिटीज़ में प्रो फिलिस्तीन प्रोटेस्ट चल रहे हैं। उनकी शुरुआत कोलंबिया यूनिवर्सिटी से हुई, फिर प्रोटेस्ट धीरे धीरे फैल गए। कुछ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने समझौता कर लिया है, कुछ जगह प्रोटेस्ट जारी हैं। इन प्रोटेस्ट में छात्रों की मुख्य तौर पर 4 मांगे हैं। नंबर 1, गाजा में युद्ध विराम हो। नंबर 2, अमेरिकी कॉलेज इजरायली यूनिवर्सिटीज़ के सहयोग से चलने वाले एकेडमिक प्रोग्राम्स को ख़त्म करें। नंबर 3, अमेरिकी कॉलेज ऐसी कंपनियों के साथ नाता तोड़ें जो इजराइल का समर्थन कर रही हैं। नंबर 4, अमेरिकी कॉलेज ऐसे रिसर्च प्रोग्राम्स पर रोक लगाएं जिनका फ़ायदा इजराइल की सेना को मिल रहा है। हम इन प्रोटेस्ट की कहानी दुनियादारी के पुराने एपिसोड्स में सुना चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल वहाँ से आए अपडेट्स जान लेते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में पुलिस ने प्रोटेस्ट को बंद करवा दिया है। यहाँ कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पिछले दिनों 2 गुटों में झड़प हुई थी, उसके बाद वहाँ कई छात्रों को गिरफ्तार किया गया था। प्रोटेस्ट के चलते यूनिवर्सिटी की पढ़ाई ठप पड़ी हुई थी, पर अब खबर आई है वहाँ क्लासेस शुरू की जाएंगी। 4 मई को आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में पुलिस ने 68 छात्रों को गिरफ्तार किया है। छात्रों पर रास्ता ब्लॉक करने और दरवाजों पर बैरिकेड लगाने का आरोप था।
इसी वजह से यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पुलिस बुलाई। यूनिवर्सिटी वर्जीनिया में 25 छात्रों की गिरफ्तारी हुई है। 4 मई को यहाँ पुलिस को एंटी रायट गियर्स पहने अंदर घुसते देखा गया था। न्यू जर्सी की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में छात्रों ने भूख हड़ताल शुरू की। कम से कम 17 छात्र इसमें हिस्सा ले रहे हैं। डॉक्टरों की टीम भी उन पर नजर बनाए हुए हैं जिससे किसी स्टूडेंट की हालत ना बिगड़े। इस समय अमेरिका की कई यूनिवर्सिटीज में ग्रेजुएशन सेरेमनी चल रही है। इस दौरान भी लोग फिलिस्तीन के झंडे, कार्डबोर्ड्स और उसके प्रतीक चिन्हों के साथ सेरेमनी में जा रहे हैं। जानकार बताते हैं कि ग्रेजुएशन सेरेमनी के बाद इन प्रोटेस्ट की तीव्रता में कमी आ सकती है। ये चैप्टर यहीं तक। अब बात कनाडा की। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में 3 भारतीय नागरिकों की गिरफ्तारी हुई है। भारत और कनाडा के रिश्ते पिछले कुछ समय से हिचकोले खा रहे हैं। वजह कनाडा का भारत पर एक गंभीर आरोप। कनाडा ने आरोप लगाया था कि भारत ने उसकी ज़मीन पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवाई है। भारत ने आरोपों को सिरे से खारिज किया और कनाडा से जवाब मांगा। कनाडा ने कोई सबूत नहीं सौंपा। अब इस मामले में एक नया खुलासा हुआ है। कनाडा की पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग कमलप्रीत सिंह, करणप्रीत सिंह और करण बराड़ हैं। इन तीनों पर मर्डर और साजिश रचने का आरोप है। ये तीनों 2021 से टेम्पररी वीज़ा पर कनाडा में रह रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से किसी ने कनाडा में पढ़ाई नहीं की है, ना ही किसी के पास कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी है। इन तीनों का संबंध भारत के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से है। पुलिस सूत्रों के हवाले से कनाडा के मीडिया संस्थान CBC ने लिखा कि जब निज्जर को गोली मारी गई तब तीनों संदिग्ध शायद भारतीय इंटेलिजेंस के इशारे पर काम कर रहे थे। इस कथित हिट स्क्वाड के मेंबर्स ने निज्जर की हत्या के दौरान ड्राइवर, शूटर और स्पॉटर का काम किया था। CBC के सूत्रों के अनुसार पिछले कुछ समय से कनाडा पुलिस ने इन पर नजर रखी हुई थी। इस पूरे मामले पर भारत का भी जवाब आया। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस नोट में कहा गया कि कनाडा की राजनीति में अलगाववाद, उग्रवाद और हिंसा को दिखाता है। भारत ने न सिर्फ बयान जारी किया बल्कि इस मामले को लेकर कनाडा के डेप्यूटी हाई कमिश्नर को भी समन किया। साथ ही कनाडियाई PM की मौजूदगी में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने पर भी भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हत्याकांड की जांच 3 भारतीयों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, यह अभी भी जारी है। आज का दुनियादारी यहीं तक। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।